अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गर तो बुरा न माने और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जो हुकूमती तब्दीलियां की गई हैं और टीम में तब्दीलियां की गई हैं उसमें कहा कि कप्तान का मकसद हमेशा अपनी टीम को जिताना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई मरतबा उसे जिताने के लिए बहुत अहम फैसले तब्दील करना पड़ते हैं और वो फील्ड में रहते हुए करना पड़ते हैं। बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ता है और कई मरतबा तो खिलाड़ी भी तब्दील करना होते हैं, लेकिन मेरा अहम मकसद और आखिर मकसद यही है कि मुझे पाकिस्तान को जिताना है और उसके लिए मुझे जितने भी चेंजेस करने पड़ेंगे मैं वो करूँगा। साबिक वज़ीर इत्तलात की बात की जाए और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसका कड़ा जवाब दिया। वो कहती हैं कि अभी तो अपोजिशन ने बॉलिंग की ही नहीं और आपकी आधी टीम हिट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और इमरान खान साहब के मफाद में उनका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं, नालायक कप्तान की भी तब्दीली है और यही उनके लिए शायद बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। तो अपोजिशन इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है, हार्ड हिटिंग कर रही है और क्या ये मौका सारा हार्ड हिटिंग का खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। एक तरफ एक हल्के में ये भी बातें हो रही हैं कि शायद नए पाकिस्तान में नई रिवायात जन्म लेने जा रही हैं कि जो लोग कैपेबल नहीं हैं या जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए उन्होंने इस्तीफे देने की रिवायत डाली है। ये नहीं कि 5 साल तक बैठे रहे, अपना पैसा बनाया और फिर उसके बाद मुल्क से बाहर चले गए। तो क्या ये बयानिया भी किसी हद तक दुरुस्त है या फिर जो ऑपोजिशन इस वक्त बातें कर रही है कि आपके पास क्या प्लान था, अवाम को आपने सुहाने बाग दिखाए और उसका खमियाजा आज अवाम भुगत भी रहे हैं। जब क्रूशल सिचुएशन में मईशत आ गई तो आप उसे खैर बात कहकर अल्लाह हाफिज कहकर चलते बने और अब आप कह रहे हैं कि मैं दिमागी सुकून में हूं। तो जनाब ये भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आमिर हसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उसके अलावा आरिफ अब्बासी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। कुछ देर में मुझे कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले आरिफ अब्बासी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। बात वही है कि कप्तान भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो नुक्ताचीनी हो रही है कि जनाब टीम सिलेक्शन क्या था, क्या फोर्सफुली टीम सिलेक्शन करवाया गया या फिर अब ये जो तब्दीली हुई है ये फोर्सफुली हुई है, क्या मामला है? तैयारी कोई नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात थे, ख़ारजी हालात थे और उसके अलावा हमारी जो मईशत के मामलात थे, अब जब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये खान साहब की ज़िम्मेदारी सौंपी तो वो किसी से पोशीदा नहीं है। पिछले 10 सालों में जिस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया और पाकिस्तान के कर्ज़ों में जिस तरह बेताशा और गैर मुनसिफाना बहुत ज़्यादा शरह सूद पे कर्जे लिए गए, तो ये सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह तबारक ताला ने वो खुदादाद सलाहियत दी है कि बर वक्त वो सही फैसले करने की अहलियत रखते हैं। अपनी टीम को अच्छे तरीके से खिलाना कप्तान की जिम्मेदारी होती है। जहाँ उन्होंने समझा कि कहीं कोताही हो रही है या कहीं परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो रही जिस तरह एक्सपेक्टेड की जा रही है या जिस तरह कौम की ज़रूरत है, इसलिए मुल्क की ज़रूरत है, उन्होंने अना का मसला बनाने के बजाय अपने ज़ाती ताल्लुक या किसी और वजूहात की बिना पर प्रोलांग करने के बजाय उन्होंने सही फैसला किया, राइट टाइम पर राइट डिसीजन। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुल्की मफाद में सियासी मफादात से बालातर होकर कर लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं सोचा इससे हमें सियासी नुकसान होगा या पार्टी के अंदर लोग नाराज़ होंगे, नहीं, उन्होंने सबसे मुकद्दम इस मुल्क के मफाद को रखा। जो चीज़ मुल्क और कौम के मफाद में थी, जो चीज़ पाकिस्तान के को आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी थी, उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के, सवाल यहाँ पर ये भी है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट और प्लेयर जो थे वो असद उमर साहब को समझा जा रहा था, अगर वही चले गए तो फिर उसके बाद तो बाकी कैबिनेट के ऊपर सवाल उठाना और फिर उनसे मुताल्लिक बात करना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है ना। नहीं, मेरी बात सुने, इसमें दो चीज़ें थी। या तो हम अपने पार्टी के मफाद को, अपने सियासी मफाद को, बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते और मुल्क को आगे ले जाने की जिसकी ज़रूरत थी उस पर पसो पेश करते, जो ऐसा होता रहा है। इससे पहले आप देखें वज़ारत ख़जाना किसके पास थी, जो आपके पुराने वज़ीर आज़म नाइल वज़ीर आज़म का इंतहाई करीबी रिश्तेदार था। वज़ारत ख़ारजा 4 साल खाली रखी गई, बावजूद कितना नुकसान हुआ, मुल्क तनाई का शिकार हो गया और फिर उस शख्स को दी गई जिसका वज़ारत ख़ारजा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, ख्वाजा आसिफ को। इस तरह बहुत सारे मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ बड़ी माजरत के साथ आरिफ साहब, आप कौन सा
जो है ना आसमान से अनोखा तारा तोड़कर ले आए वजारत खजाना के ऊपर, आप कौन सा अनोखा तारा तोड़कर ले आए? आप भी माजी की हुकूमतों में परफॉर्म कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज आपने लाके उनको बिठा दिया, जिनकी मईशत पर आप तनकीद करते रहे, आज उन्हीं लोगों से आप मदद मांग रहे। नहीं, मदद नहीं मांग रहे। नहीं, मेरी बात सुने, अभी तो बाहर उन्हीं के हवाले कर दी गई ना, असद उमर साहब चले गए तो। नहीं, मेरी बात सुने, इस टाइम जो आपके मुआशी हालात हैं उसमें आपको टीम के साथ आगे चलना है। जब आपकी टीम कहीं आप देखेंगे कि लाइक कर रहा है, कोई एक आध आपका प्लेयर पीछे रह रहा है या उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही जो एक्सपेक्ट की जा रही है, फिर वो आप एक्स बैट्समैन को उठा के ले आए ना, आरिफ अब्बासी साहब, बात ही हो गई। बहरहाल खैर, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, आप उन्हीं लोगों पर तनकीद करते रहे, आमिर हसन साहब, और आज वही लोग आकर आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर नहीं, हम बड़े चोरों पे तनकीद करते रहे। नहीं, मेरी बात सुने, हम उस पॉलिसीज पे तनकीद करते गए जिसमें दही बल्ले वाले से, पापड़ वाले से, एक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट से अरबों खरबों रुपए निकल रहे हैं, जिस तरह मतलब करप्शन के एक नए रिकॉर्ड। अभी आप कहते हैं कि एक कप्तान सारी टीम को टीम लीड करता है तो उसकी टीम परफॉर्म करती है। अब आप कहते हैं कि चोर डाकू और वो तो लोग उन्हीं के थे ना, वो भी उस वक्त टीम लीडर थे। बहरहाल आमिर हसन साहब, आप क्या कहेंगे कि अब ये जो तब्दीलियां बाहर आती हैं, बड़ी बहस, बिल्कुल बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। बहरहाल अभी आते हैं दोबारा आपकी तरफ भी, फरमाइएगा आमिर हसन साहब, ये जो टीम लीड करने की बात हुई, टीम सिलेक्शन पर बात हो रही है, और अब जो टीम मेंबर्स आए हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कलमदान तब्दील तो कर दिए गए हैं बहरहाल, लेकिन आपको क्या लगता है कि बेहतरी की तरफ बढ़ रही है बातें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आपको कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है इस वक्त हुकूमत में? देखिए, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर कि वो जो 10-11 लोगों की एक टीम होती है, और खेल खेल ही होता है, ये कोई सीरियस काम नहीं होता, उसे उसकी हर वक्त मिसालें दी जा रही हैं 22 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ। और इतनी मैं हैरान होता हूँ, आरिफ अब्बासी साहब ने कभी क्रिकेट खेली भी नहीं होगी, मुझे समझ भी आती है, वो भी सिर्फ एक जुबान, वो एक इमरान खान बोल रहा है, सारे उनके माउथ पीसेस लगे हुए हैं, इमरान जो कह दे वो सच है, वो कह दे यू टर्न सच है तो ये यू टर्न के ऊपर इमरान खान बताता रहा इस कौम को कि असद उमर इस मुल्क का हल है, असद उमर ही ऐसा है जो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त कर सकता है, बाकी सब बेकार लोग हैं। और इसी के ऊपर पोर्ट्रे करके उन्होंने हर जगह पे असद उमर दिखाया, असद उमर दिखाया, असद उमर दिखाया, और 7-8-9 महीने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातें कह रही थी कि ये एक फेलियर है, इनके पास ना विजन है, ना पॉलिसीज हैं, और ना इनकी कोई पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है। नुकसानात हो रहे थे लोगों को, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मुल्क की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, कारोबार तबाह हो गया। लेकिन ये सारे उस वक्त ये आरिफ अब्बासी साहब का या इनके किसी भी ये जो इनके तर्जुमान है हुकूमत के, उनका देखें तो असद उमर की तारीफों में कलाबे मिलाते थे आसमान और जमीन के। आज देखें इमरान खान कह रहे हैं जी कि मैं किसी को बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान का मुफाद। अरे भाई, असद उमर को बनाया तो पाकिस्तान का मुफाद था, आपने फरमा दिया, असद उमर को हटाया तो ये भी पाकिस्तान का मुफाद था। अरे ये किस तरह आप, मैं तो ये क्रिकेट की लैंग्वेज में ना तो बात करना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं होता कि हमेशा खिलाड़ी चेंज होता है। जब बेड़ा गर्क हो, जब टीम के कप्तान के पास कोई विजन ना हो, कोई प्रोग्राम ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो फिर कप्तान को घर जाना पड़ता है। देखें, खेल में, जंग में और सियासत में फर्क है। सिपाही आखिरी गोली तक जरूर लड़ता है और क्रिकेटर भी आखिरी बॉल तक लड़ता है, लेकिन सियासतदान मुल्क का भट्टा बिठाने के लिए आखिरी ईंट उखाड़ने तक बैठा नहीं रहता। ये मुल्क को मजाक ना बनाए, ये कोई एक खेल का मैदान नहीं है, कजाफी स्टेडियम के अंदर कोई तमाशा नहीं लगा हुआ, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। और आपकी इस ये जो करप्शन मंत्रा है, गर्दान है आपकी, ये फेल हो चुकी है। आपने ये इतना तमाशा 9 महीने के अंदर आपने क्या किया है, आप सिर्फ बताते। और मैं आज एक बात करूं, मैं चाहूं तो इन्हें, जो आपने बातें की, कौन सा इनके पास मिनिस्टर है? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जब कहा था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान साहब ने भी डेस्क बजाए थे। असल में वो आज चीज साबित हो गई कि ये प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्टेड है और इसकी कैबिनेट भी अब सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड लोग कम है, तो हम ये समझ रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आपके अपने वाकई इलेक्टेड मेंबर्स किधर हैं, उन लोगों को क्यों नहीं मौका देते? देखिए, बड़ी जरूरी बात, देखिए, आप इलेक्शन के अंदर एक चेहरा दिखा के लेके आते हैं। आपने असद उमर दिखाया, अब असद उमर को हटा के कोई और लाएंगे तो जाए फिर आवाम से दोबारा मैंडेट लें। आप बुजदार को लेके चल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं
कि इमरान खान बुज़दार को लेके निकले, पंजाब असेंबली तोड़े, बुज़दार को लेके निकले और पंजाब के अंदर एक सूबाई सीट भी इमरान खान जीत जाए तो फिर मेरा नाम बदला तो दीजिएगा। आमिर साहब, ये पंजाब में भी फ्रॉड तब्दीली लोगों के और साथ- पंजाब की काबीना में भी तब्दीलियों की बातें हो रही, जरा उधर भी आएंगे, लेकिन जरा कैसर अहमद शेख साहब मेरे से पहले ख्याल बात से करते हैं। क़यादत तब्दील हो जाए इनकी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। रुकिएगा, जरा कैसर साहब को शामिल करते हैं। कैसर साहब, अब मरियम औरंगजेब साहबा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो 100% इंक्रीज हो गया, जिस तरह से वो ट्वीट सब कर रही है, कह रही है हुकूमत गिराने के लिए अब कुछ ज्यादा एफर्ट ऑपोजिशन को करनी नहीं है, उनकी जबान, उनकी नाअहली और नालायकी ही काफी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को तो कुछ काम और मेहनत करनी ही पड़ी, इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, बैटिंग ऑर्डर नहीं, नालायक कप्तान को भी तब्दील कर देना चाहिए। कैसर साहब जी, कैसर साहब, कैसर साहब से भी मजीद बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले आरिफ अब्बासी साहब, एक और चीज़, आमिर हसन साहब ने जब यू टर्न का जिक्र किया तो मेरे जहन में सबसे पहले ये सवाल उठा कि खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासी बातें हो रही हैं कि कहीं असद उमर के मामले पर भी यू टर्न तो नहीं लिया जा सकता और उसके बाद ये कहा जाए कि जनाब यू टर्न ले तो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि जिस तरह असद उमर बड़ा फेस है। और फिर आमिर हसन साहब ने भी यही बात की है कि जिस फेस को दिखाकर लोगों ने मैंडेट दिया था या जो कॉन्फिडेंस असद उमर साहब के ऊपर था, जितने कैपेबल वो थे, तो यहाँ पर भी एक यू टर्न पॉसिबल है पीटीआई की तरफ से। नहीं, मेरी बात सुनो, बैरिस्टर आमिर हुसैन शाह साहब, आमिर हुसैन साहब जो हैं, ये पीपल्स पार्टी ने जो बात करते हैं मुझे बड़ी हैरानगी होती है। बड़ी पिछले 5 साल में असम्बली में जब रहा, बड़े क्लोज हमने इनके सारे मामलात देखे, उससे पहले इनकी जब हुकूमत थी वो भी। इनकी तो कारकर्दगी ये है कि एक नेशनल पार्टी को इनका लीडर सिंध के चंद अजला की पार्टी में तब्दील करने में कामयाब हुआ अपनी नालायकी और करप्शन की वजह से। जिनकी पार्टी को, जिसको जनरल ज़ियाउल हक जैसा आमिर ना ख़त्म कर सका, जिसको उसके बाद बड़ी कोशिश के जो ज़ियाउल हक के ले पालक थी मुस्लिम लीग नून, वो ना ख़त्म कर सकी, वो इनको जो सो कार्ड इनके जो लीडर है जरदारी इज़म आ गया, भट्टीज़म को रिप्लेस करके, और जरदारी इज़म की वजह से इस टाइम पीपल्स पार्टी सिंध के रीजन की भी नहीं, सिंध के चंद अजला की पार्टी बन के रह गई है। इनसे पूछेंगे लाहौर में इनके कैंडिडेट को कितने वोट मिले, बाई इलेक्शन को उठा लें, उसके बाद जनरल इलेक्शन को उठा लें, मैं तो हैरान हूं कि ये तो बात आप किस लोगों तरह के जिनको वोट मिले वो कहाँ है? सवाल तो ये है। रुकिएगा, मेरा सवाल कुछ और था आरिफ साहब, आपने भी यू टर्न ले लिया मेरे सवाल से। नहीं आमिर साहब रुकिएगा, मेरे नहीं अभी आइएगा मेरे जवाब के ऊपर भी अब आप आइएगा, मुझे कैसर अहमद शेख साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। रुकिएगा आरिफ साहब, रुकिएगा, अब आप यू टर्न ले रहे थे, आप पकड़े गए वापसी में बाहर। कैसर अहमद शेख साहब, जरा ये बताइएगा कि ऑपोजिशन को कोई खासा काम नहीं करना पड़ा, मरियम औरंगजेब साहब भी ये कह रही हैं, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आधी टीम हिट भी कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे कैसर साहब इस वक्त? कैसर साहब को मेरी आवाज आ रही है? ठीक, आमिर देखिए कैसर साहब जी आवाज नहीं आ रही? जी जी फरमाइए कैसर साहब, हम सुन रहे हैं जी आपको। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से ही हमें तो अंदाजा था कि इनका कोई होमवर्क नहीं है और इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। मेरे साथ ही असद उमर 5 साल फाइनेंस कमेटी में रहे, मैं चेयरमैन था, वो उसके मेंबर थे, तो मेरे साथ उन्होंने किया। हर मीटिंग के बाद वो सिर्फ मीडिया के लिए वहां बात करते थे। वो कहते थे जी कि हमारी जो यूएई में जो इन लोगों ने प्रॉपर्टी ले रखी है वो हम निकाल लेंगे, हम 4,000 अरब की बजाय 8,000 अरब रेवेन्यू कर देंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो हमें अंदाजा था, इसलिए हम तो ये चाह रहे थे मुल्क की बेहतरी के लिए। पहले दिन से ही मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे। ये कभी मैं कोई पिछले 22 साल से असेंबलियों में आ रहा हूँ, कभी अपोजिशन ने ये बात ऑफर नहीं की हुकूमत को। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन के साथ बैठ के, क्योंकि हुकूमत कर रही होती है और अपोजिशन तो अपोजिशन करती है, लेकिन हमने अपोजिशन नहीं की। हमने पहली बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी इनको ऑफर किया और आज भी कह रहे, क्योंकि हमें पता है कि मुल्क जो है इन अनाड़ियों के हाथ में अगर आ गया है तो अल्लाह करे उसका कोई, देखिए इतना ना खराब, मुल्क तो हम सबका है, सारी पार्टियों का मुल्क है, हम सब मुहिब वतन है। तो अगर कहीं कोई गलतियां हो रही थी तो हम उनको पॉइंट आउट करते रहे और आज भी हम चाहते हैं कि मिल के बैठे, इनसे नहीं चलेगा। देखिए अभी जो 2 मेन मिनिस्ट्री है, इकोनॉमी की और बिजनेस की, मेरा तल्लक क्योंकि मैं बिजनेस का नुमाइंदा हूँ, तो आप बताइए 2 मेन मिनिस्ट्रियां, कॉमर्स जो है वो भी टेक्नोक्रेट को दे दी गई, वो और फाइनेंस भी टेक्नोक्रेट को दे दी गई। कौन इलेक्टेड बंदा है? सारी इकोनॉमी में कौन एक भी जो बंदा है वो इलेक्ट होके आया है। तो ये चाह क्या रहे हैं?
अभी जो सूरत हाल है इसमें भी हम ये इनसे कहेंगे कि जिद ना करें, ये मान लें कि इनसे इकानमी नहीं चल रही और कोई बात नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर को हटाना नहीं ठीक है। चाहते। हम इस हुकूमत के लिए कोई एहतजाज या कोई हम इनकी तरह कंटेनर पे नहीं चढ़ेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हम मशवरा देना चाह रहे हैं, बैठे हमारे साथ आपस में मिलजुल के। जब देखिए ना इंडिया ने एस्केलेशन की तो सारी अपोजिशन ने इकट्ठे होकर उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, आप इन इस मुश्किल मामले में सारे पूरे मुल्क की पार्टियां इकट्ठी। ठीक है, तो इकानमी आप का यही आज भी ये मसला है। कहते हैं कि इकानमी का- मिलकर बैठे और इकानमी कोई का भी यही मसला है, क्योंकि आईएमएफ के साथ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरा कोई भी प्रोग्राम आप देख लीजिए, पहले दिन से कह रहा हूँ कि आईएमएफ के पास आप जल्द से जल्द जाएं, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। जब अगर आईएमएफ हमें एंडोर्स कर देती, ठीक उसकी है। शराइत अपनी जगह पे हमें डेफिनेटली हमें नेगोशिएट बात वही आ गई ना कैसर साहब कि ज्यादा तनकीद हो ही इसी वजह से रही है कि आपने बातें कुछ और की थी, दावे कुछ और किए थे और अक्सर सूरत हाल तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से खासी जो है वो फ्रस्ट्रेशन और इस वक्त जो क्योस है वो आवाम के अंदर पैदा हो गया है। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक तो जो नई कमेटी बनाई गई है इकॉनमी से रिलेटेड और जो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे थे कैसर साहब, उस पर भी बात करेंगे और फिर पंजाब काबीना में भी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि क्या अब ये जो इकॉनमी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसे हल करने के लिए आज वज़ीर आज़म खान साहब ने ऐलान भी किया कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है 5 मेंबरान के ऊपर और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कैसर अहमद शेख साहब के ये कमेटी कितनी फ़ाल हो सकती है और क्या वाकई जो ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस की इस वक्त ज़रूरत है? और ये भी खबरें आ रही हैं कि हफीज़ शेख साहब ने भी जब कलमदान संभाला है तो सबसे पहले उन्होंने भी कुछ अपनी शराइत रखी हैं और उसके बाद अब वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हफीज शेख साहब अगरचे इलेक्टेड नहीं है, मुझे बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उमर अयूब बहुत कॉम्पिटेंट इनके पास टीम में मेंबर है। बहरहाल ये इनकी मर्जी है, हमारा तल्लक नहीं है। अगर वो आते कलेक्टेड, देखिए ना इलेक्शन के बाद जो होता है वो पब्लिक से उसका रिश्ता होता है। इन लोगों का जो ये लोग लेके आ रहे हैं ना टेक्नोक्रेट, उनको कारपोरेट सेक्टर के अलावा आम आदमी के मामलात का तो पता ही नहीं है। जो बुरी तरह इकानमी फेल हुई है, जो छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस जिस तरह खराब हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। वो लोग जो स्टेक होल्डर हैं, या मैं कहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी से, ये चैम्बरों से और एसोसिएशन से जरूर मशवरा करें। आईएमएफ में जाना चाहिए, आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन हमें होमवर्क करना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं कि ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है ये अच्छा किया है, लेकिन और पार्टियों के भी मेंबरों को और स्टेक होल्डर को साथ रखें। ये बहुत बड़ा इस वक्त अहम मसला है। हमारा मुल्क जो है उसकी भविष्यत डूब रही है एकदम। 5.8 से हम 2.9 की तरफ जा रहे हैं, यानी 3% जो कमी है। उसका मतलब यह है कि 1000 अरब रुपए लोगों के जेब में इस साल जो ज्यादा आना था वो नहीं आएगा, 1000 अरब रुपए। और नए टैक्स आईएमएफ कह रही, जो हम सुन रहे हैं कि आईएमएफ कह रही है नए टैक्स लगाएं, वो 5100 अरब के टैक्स की बात कर रही है। यानी इसका मतलब है आज 4100 अरब वसूल हुआ, इस साल होने का चांस है, तो अगले साल अगर 5100 अरब करना है तो 1000 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। एक तरफ तो आमदनी कम होगी, दूसरी तरफ टैक्स। और फिर ये जो मैं एमनेस्टी में ये जा रहे हैं ना, मैंने इनको मशवरा, असद उमर साहब अभी जो इस कमेटी में हमारे साथ डिस्कस हुआ, मैंने कहा अगर आप 10% पे एमनेस्टी पे जा रहे हैं तो लोग आपको बिल्कुल पैसा नहीं देंगे, आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट को तो कोई ना, जिस तरह आपने होमवर्क किया है उन्होंने भी नहीं किया। आम लोगों से, आम कारोबारियों से, आम मार्केट से जाके, लेकिन आज ही मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने रिएक्ट किया है। तकरीबन जब से असद उमर साहब की खबर आई है, तकरीबन 8-900 इंडेक्स का कल के दिन से फर्क पड़ गया। ठीक है, तो अच्छा अब यही है ना, चले एक तो ये चीज आ गई आरिफ अब्बासी साहब, लेकिन अब उसके बाद क्या है? क्या अब हफीज शेख साहब जो बात कर रहे हैं क्या प्लान लेकर आएंगे और क्या वाकई अब क्योंकि नया बजट भी आना है, आमदनी लोगों के सामने मौजूद है, महंगाई मौजूद है, कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि असद उमर साहब से जो इजलास में बहस हुई और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तो कुछ रमज़ान में अशिया पर सब्सिडी देने के भी मामला थे जिस पर असद उमर साहब मुखालफत कर रहे थे। तो क्या हफीज़ शेख साहब दे देंगे और अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है अब, या क्या प्लान क्या है आखिर? नहीं देखें, ये जो बात इन्होंने की है उसमें
कैसर साहब ने, जब आप मईशत को देखते हैं दो चीज़ें होती हैं कि आपकी मईशत में इस टाइम जो डिक्लाइन है उसकी वजूहत क्या हैं। बहुत सारी वजूहत के साथ साथ एक जो पिछली पॉलिसीज़ थी और जिस बेदर्दी से कर्ज लिए गए थे और कर्जे हमने वापस करने हैं, मैं सूद वापस करने हैं, और जिस रेशो से आप क्या करेंगे हमारे ऊपर ही 8 मैं यही बता रहा हूँ ना। अभी आप पहले पॉलिसी और ये भी समझते जी जी, आप मुझे बोलने दें। आपने बहुत सारी बातें कंट्रोवर्शियल की है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज जब अपनी बारी है कि आप जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं जवाब आपके डिक्टेशन पे नहीं दूंगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जवाब दूंगा। आप प्लीज मुझे बोलने दें, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमने अपने वसाइल को और अपने वसाइल और मसाइल दोनों को सामने रख के अवाम के मफाद में जो बेहतर फैसला होगा मौजूदा हालात में और मौजूदा वसाइल के मुताबिक वो हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा नासूर जो करप्शन थी वो आपको पिछले 9, 10, 8, 9 महीनों में कोई किसी किस्म की जो नौकरियां इवन के वजारतें बिकना शुरू हो जाती थी जैसे ही नई हुकूमत बने। इस हुकूमत की ये तरह इम्तियाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बहुत बड़ा एक नासूर था उसको, कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश की और उसमें हाईएस्ट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद ये जो माशी पॉलिसियाँ, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ ओवर द नाइट बनती भी नहीं है और इनका रिजल्ट एकदम सामने भी नहीं आता। सब जानते हैं पिछला बजट हमारा नहीं था। पिछला बजट जो जिस हुकूमत ने दिया केयर टेकर ने और उसके बाद हमें कंटिन्यू करना पड़ा, उसमें बहुत सारी हमने तब्दीलियां भी की, लेकिन हमारी पॉलिसी हम बना रहे थे। मैं बता रहा हूं ना कि वो जो हालात थे उस सर्कमस्टांसेस में हमने बजट बनाया। नेक्स्ट बजट जो हमारा आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, उस बजट में हमारी पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेंगी जो इमरान खान की सोच है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया है, जो मुआशी पॉलिसी है, इक़्तिसादी पॉलिसी है, दाखिली पॉलिसी है, खारजी पॉलिसी है, वो हमारे अंदर बजट में रिफ्लेक्ट करेगी। ये थोड़ा सा सब्र कर ले, 35 साल उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अब थोड़ा सा सब्र कर ले, मुक्का की सियासत खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा दुआ यही है कि वाकई ऐसा हो, लेकिन वो हमें जुमले भी याद आ गए इमरान खान साहब के कि जनाब बहुत बेहतर सूरत हाल होगी और मईशत को हम कहां से कहां पहुंचा देंगे, तो वो सारी बातें और फिर बजट में रिलीफ इंशाल्लाह। लेकिन आप वक्त तो दें ना, 8 महीनों में 2 बजट में कौन सा रिलीफ मिला है? उसमें भी जो है ना आवाम के सर पे जो है वो महंगाई का बोझ ही आया। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर बढ़ गया, सब्जी की कीमतें, दालों की कीमतें, हर चीज आसमान से बातें कर रही है। आमिर हसन साहब, यकीनन बजट्स की बात हो रही है, आगे रमज़ान है, आगे हमारे पास अभी जिस तरह से आरिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं बड़ा रिलीफ मिल सकता है और बहुत बेहतर बजट होगा आगे आवाम के लिए, आपको नजर आ रहे हैं? देखिए कैसे होगा, मुझे पहले तो ये बताएं। मैं बड़े बड़े फैसले अभी भी प्लान शेयर नहीं कर रही थी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े बड़े गलत फैसले होते हैं सियासत के अंदर। सबसे अहम चीज़ आपका जो होता है वक्त के ऊपर फैसलों का करना है। वक्त ये है कि खुद इन्होंने अनाउंस किया, इस गवर्नमेंट ने चौथा बजट वैसे तो देने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम मई के अंदर बजट पेश करेंगे। मई में बजट पेश करना है, IMF के साथ गुफ्तगू हो रही है, रमज़ान आ रहा है, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं मौसम की वजह से, ये क्लाइमेट चेंज से जो सैलाब की सूरत हाल बनती जा रही है, जो लोगों की फसलें तबाह हुई है, जो इस वक्त बदहाली है मुआशी, उसके बाद इस वक्त के ऊपर इस तरह से, इस तरीके से, बग़ैर किसी से मुशावरत लिए, मतलब आज कैबिनेट वाले कह रहे हैं कि हमसे कोई मुशावरत नहीं ली, वो अपने आप को कप्तान समझ बैठे हैं। भाई अब आप कप्तान नहीं हैं। अगर आप ये एक वज़ीर आज़म हैं तो आपकी एक कैबिनेट है, एक पार्लियामेंट है, उसके अंदर आके बैठे। इन्होंने अब जिस तरह ये फैसला किया है उसके नुकसानात ये हैं कि अब नई टीम आएगी, नई टीम चंद दिनों के अंदर कैसे बजट तैयार करेगी मुझे बताएं। वो IMF के साथ क्या जीरो से फिर दोबारा जाके बात शुरू करेगी? वो किस तरह इन मामलात को टैकल करेगी? किसी को कुछ पता नहीं। इन्हें जो बता दिया जाता है कि इमरान खान साहब के लिए बस ये बोल आओ तो ये बोल देते हैं, बताते कुछ नहीं। हम आज भी नहीं कहते हैं कि इस तरह कुछ नहीं बनेगा। अपोजिशन कैसे, शेख साहब ने भी बात की, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से करता हूं कि पार्लियामेंट की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें तो जो नॉन सीरियस एटीट्यूड इस गवर्नमेंट का है, अपोजिशन 12 इन्हें कहती है कि आए बैठे, पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, जो आपके मसाइल हैं आए गुफ्तो शनीद के साथ हल करें। आप बेवकूफ़ हैं, आप नाअहल हैं, आप निकम्मे हैं, आप निखट्टू हैं, ये आपने 9 महीने के बाद माना। हम 9 महीने से आपको समझा रहे थे क्या एक कलेक्टिव विजडम के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठे, हम आपके साथ चलेंगे, हुकूमतें चलाना पार्लियामेंट की सरपरस्ती में चलती हैं तो कामयाब होती हैं। अभी भी देखें ना, मैं आपसे सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक कनाल का घर किसी ने बनाना है, उसके लिए आप एक लेते हैं जी, कोई आपको नक्शा बना के देता है, कोई इंजीनियर होता है, वो सारी चीज़ें, और वो सारे भाग जाएं
पहले ही महीने में, और फिर आप दिहाड़ीदार रोज मजदूर लेके आए और फिर तवक्को भी रखें कि कनाल का घर वैसे ही बनेगा जैसा प्लान था, तो ये कोई पागल शख्स ही कर सकता है, होशमंद आदमी ऐसे नहीं कर सकता। तो ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम इन्हें आज भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आए, आपकी इकोनॉमिक रोड मैप क्या है पार्लियामेंट के अंदर पेश करें। IMF के साथ किन शराइत के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर पेश करें। आप किस तरह मुल्क की बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, दरामदात को कम करना चाहते हैं, आए आप आके बैठ के पार्लियामेंट के। वो मफरूर वजीर आजम ये कहती है सिलेक्टेड, मैं कहता हूं कि आज की ये हुकूमत टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। और अभी ये फरमा रहे थे ना अब्बासी साहब, मुझे 1 मिनट, अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पहले वजारतें बिकती थी भाई, अब तो 1 मिनट जी, अब तो वजीर आजम बिका हुआ है। वो अपना जमीर बेच के, अपनी खुदी और खुददारी बेच के आया है, तो वजारतें तो वो अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता। जो कहेंगे ना जी, जो बात वही होगा। यहाँ तक तो बात आपकी वजह के पार्लियामेंट में आए, और ये जो पेशकश बार बार ऑपोजिशन कर रही है, कैसर साहब भी यही बात कर रहे हैं, आमिर साहब ने भी कहा कि हम इस मसले पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए तैयार हैं, मुशावरत करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट में आकर बात करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर तैयार है उनसे मशवरा लेने के लिए? इस पर भी बात करेंगे। और फिर वही पंजाब में तब्दीली की बातें जो सुनगुन हो रही है, उसमें क्या अपडेट्स हैं, आप तक पहुंचाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। रेडी? वेलकम बैक इन द शो। आरिफ अब्बासी साहब, जो ऑफर आपको इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है बार बार कि हम आपको इवैक्यूएट करने के लिए तैयार हैं, एक दफ़ा आप बैठकर मुशावरत तो कीजिए। आमिर हसन साहब भी आज बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में ज़रा इन चीज़ों को डिस्कस कर लीजिए, मुशावरत कर लीजिए, तो बहुत बेहतर तरीके से हल करने के लिए हम सारे मामला तैयार हैं। ऑपोजिशन उस तरह की ऑपोजिशन, जितनी मजबूत ऑपोजिशन है, नहीं किरदार उस तरह से अदा कर रही है, बल्कि आपको मुशावरत की पेशकश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करती है? नहीं, देखें, पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसा हमेशा मुस्बत चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करने से हमें कोई आर नहीं है। और दूसरा, कैबिनेट के जितने इजलास में रखा इस 8 महीने में शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने इतनी मुशावरत नहीं की। सिर्फ मसला है कि अपोजिशन का पहला मुतालबा है कि हमारी चोरी माफ़ की जाए, जो डाके पड़े हैं उसका एहतसाब ना किया जाए। अब COD या NRO के ये लोग आदी हो चुके हैं, हमेशा करप्शन को साबित करने के लिए अरबों रुपया लगा के फिर मुकमका हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड का केस आपके सामने है, शेर महल का केस आपके सामने है, बहुत सारे ऐसे केस जिसमें एहतसाबुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी के नून लीग के थे, फिर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ एहतसाब के नाम पे कौम का डूबे हुए पैसे बचाने के लिए और पैसा लगाया और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। अल्टीमेटली एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, एक की चोरी छुपाने के लिए अपने मफाद उससे मनवाए गए। तो अब वो असल इनके जो पेट में दर्द है, इनकी जो तकलीफ है, वो ये है कि अब मुकमका के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अदलिया अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं। जो अपडेट होगी, हम तैयार हैं, हर तरह के ताउन से के लिए तैयार हैं, सिवाय इसके कि हम चोरी नहीं माफ करने को तैयार, हम एहतसाब खत्म करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं जिस मुल्क को लूटे और इस हाल तक पहुंचाया है वो अवाम के सामने और अदालतों के सामने जवाबदेह हो, ताकि आइंदा के लिए ये लूट मार का सिलसिला खत्म हो। आज ये जहां बैठना चाहते हैं, सूबाई असम्बली में बैठते हैं, कौमी असम्बली में बैठते हैं, सेनेट है, स्टैंडिंग कमेटी है, हम हर तरह, हर जगह, हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन सब्जेक्टेड टू एहतसाब नहीं रुकेगा, एहतसाब होगा, कोई डील या डील नहीं होगा। आप दोनों कहेगा। कैसर साहब, एक सेकंड मुझे एक लम्हा दे दीजिए बस। आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब की बात, नया मुशीर पेट्रोलियम जो आप लेकर आए हैं, बाबर SNGL केस में 86 करोड़ के नादहिंदा हैं, तो फिर एहतसाब जरा यहाँ पर भी तो कीजिए। आजम सवाती साहब की क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान उठा, आज फिर उनको आके एक वजारत थमा दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है जो फिर माजी की हुकूमतों में होता रहा। अगर मुझे जी कैसर साहब, मेरा ये ख्याल नहीं है, नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। हम किसी के मुकदमे खत्म नहीं कर रहे, हम सफीर को भेज के स्विट्जरलैंड से डॉक्यूमेंट्स वापस चोरी नहीं करवा रहे। अगर किसी के पास कोई केस है तो वो इंशाल्लाह ताला अदारे हैं, अदलिया हैं, वहां पे अगर उसको अगर वो गिल्टी हुआ तो उसको सजा हो जाएगी। हम वो काम नहीं कर रहे जो खासात है। इससे पहले उसमें तकलीफ है और ये तकलीफ होनी चाहिए, ये तकलीफ होनी चाहिए इनको। इन्होंने आरिफ साहब ने कहा कि हमें एहतसाब करना है, मैं भी यही कह रहा हूँ
जिसने लूटा है उसको बिल्कुल नहीं बख्शिए। देखिए हम सब जी कैसर साहब, कैसर साहब आप कुछ फरमा रहे थे। कैसर साहब से जरा दोबारा लाइन पे लीजिएगा। जब तक आमिर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए बात भला बड़ी आ गए, हैरान कैसर साहब की आवाज सुन लेते हैं। जी जी करना है, जो कुछ करना है वो करें। ठीक, आमिर साहब। जी देखें बात यह है कि सवाल इनसे किया जाता है, हम इन्हें कह रहे हैं कि आए बैठे मुल्क के लिए। किसने इन्हें कहा है कि आप एहतसाब बंद करें? और आप एहतसाब करने वाले होते कौन है? एहतसाब करना है नैब ने, सजाएं देनी है अदालतों ने। आप कौन है? मान ना मान ऐसे फन्ने खां बने हुए हैं बगैर किसी वजह के। हर बंदा उठता है चोर डाकू। अरे यार आप लोगों ने तरीन को गॉडफादर बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाइड डाकू है। बाजी अलीमा के डाके सलाई मशीनों वाले वो सबको पता है। आपकी करतूतें हम जानते हैं, हमारे मुंह ना खुलवाएं। हम मुल्क के लिए कह रहे हैं कि निकम्मों, नाहलों, खटुओं, नाड़ियों के हाथ में मुल्क आ गया है। आपका तो कुछ नहीं जाना, जाना तो कम उनका से कम है चोर और डाकू अब अपना नहीं है। मुंह तो बंद कम से कम रखें। हम और मुंह तो बंद चोर रखें। सर्टिफाइड चोर और आमिर डाकू साहब। नहीं है। अरे भाई नहीं देखे ना, मैंने बातें सुनी है ना, ठीक। उनके लफ्ज कैसे थे। बात ये चोर डाकू, सारे आप चोर डाकू हैं। आपने कौन सा चोर डाकू छोड़ा है किसी पार्टी के अंदर? आपने सारे जी, चार कैसर साहब, hold on। चोर डाकू इकट्ठे करके आप आ गए। हम बात करते हैं पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या है पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज के ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप कहते हैं चोर डाकू। और यार तुम कौन मांग रहा है आपसे किसी किस्म का एनआरओ? और आप होते कौन है एनआरओ देने वाले? बात आप वही आ एहतसाब गई। अदालतों के अंदर बातों को चलने दें। आप हमें किसी किस्म की ना राय चाहते हैं हम, और आप ना हमें कोई राय दें। वही वाले लेकिन आमिर हम- साहब जो बात हम- करें कि हम- हर बात का जवाब ये कि जो चोर चोर डाकू डाकू। करप्शन अब मैं आपसे बैगेज कहता मिला, हूं, बैगेज मिला, ऐसा हुआ। मुसीबत कैसर ये है, साहब, मुझे- आमिर साहब मुझे- होल्ड ऑन। मुझे एक मिनट, बात ये है कि वो आ रही हूं कैसर मैं साहब। एक सेकंड जी, वो फैज साहब कहते थे ना कि उधर लाग कैसर शेख साहब मुझे जरा बात पूरी कर लेने नहीं दें। करने दे रही मुझे। कैसर साहब एक कैसर मिनट साहब मुझे एक पूरी सेकंड, कर आपकी लेने लाइन में डिस्टॉर्शन थी। दें। वो फैज साहब कहते हैं ना कि उधर लाख उधर के कुछ गुफ्तनी और इधर एक हर्फ के कुछ नहीं। ठीक। हम लाख उधर देते हैं कि आए गुफ्तगू करें, और उधर लड़ाई लड़ाई लड़ाई। चले मुसीबत यहाँ ये है, उधर जिस मुल्क के आमिर अंदर- साहब रुकिएगा, जिस मुल्क मुझे के जरा अंदर- कैसर साहब को भी शामिल करने देना। कैसर साहब बड़ी देर से कुछ फरमाना चाहते हैं। जी कैसर कैसर साहब। साहब का डिस्कनेक्ट मैं मेरा सिर्फ भी ये- होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेकिन आरिफ अब्बासी साहब ने कहा कि कोई चोर है, डाकू है, हम उनको नहीं बख्शेंगे। हम भी नहीं बख्शना चाहते, हम इनके साथ हैं, हम इनसे ज्यादा चाहते हैं कि इनका भी बने हुए हैं अब इस ठेकेदार। बात को खत्म करके देखिए ना, सारे जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्ट होकर एमएनए आते हैं, 8 लाख बंदों से इलेक्ट होता है, सारी पार्टियों के लोग मुद्दो वतन है, बहुत वास्ट मेजॉरिटी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें आम आदमी का क्या कसूर है? उसको रोजगार नहीं मिल रहा, जो 8 महीने से आपने उससे बर्ताव किया है, उसका नवाला छीन लिया है, उसकी महंगाई कर रहे हैं। मैं अभी चिन्योट अपने इलाके में गया हुआ था, वहां मैंने देखा तो एक जगह पे चंद मजदूर बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कैसर साहब पहले हम एक हफ्ते में 5-6 दिन हमें लोग लेके जाते थे, काम हो जाता था, अब 2 दिन से ऊपर हमें हफ्ते में काम नहीं मिलता। उन बेचारों का जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए है, वो पहले $140 थी, अब आपने 25% भी वैल्यू कर दिया, अब वो $110 रह गई। उस बेचारे का पूरा नहीं हो रहा, उधर भी तो ध्यान करें। जो चोर है, जो डाकू है, जिसने गलत किया उसको पकड़ ले। आपने ज्यादा मुक्ति दे। यानी अब ये चोर डाकू और करप्शन की गर्दान अपनी जगह ठीक हुआ, एहतसाब का अमल जारी रहे, जहां आपने अवाम को परफॉर्म करके दिखाना था, जरा उस पर भी तो जवाब दीजिए। बहरहाल हम मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान भी घर जा रहे हैं या जाने वाले हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो अब बात यहाँ पर ये भी हो रही है, आरिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले आप ही जरा क्विकली बता दीजिएगा कि अब क्या उस्मान बुज़दार साहब और जो आज इमरान खान साहब ने कहा, महमूद खान साहब के लिए पैगाम दिया कि जरा अपनी टीमों पर नजर रखें, बात तो बड़े अरसे से ये भी हो रही है कि यहाँ पर भी तब्दीलियां होनी है। पंजाब काबीना में भी 6 वज़रा के नाम आ रहे हैं, उन्हें भी शायद तब्दील कर दिया जाए। नहीं देखें, जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, आज भी इजलास हुआ है कैबिनेट का, 34 निकाती एजेंडा था, सारे मामला ठीक है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है, आपने बात की टीम की, तो जो परफॉर्म नहीं करेगा, हमारी जो कमिटमेंट है कौम के साथ कि हमने परफॉर्मेंस देनी है, वज़रा को तब्दील करना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं।
ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन, आप इसको यू टर्न कहते हैं, हम इसको राइट टर्न कहते हैं कि आपने सही फैसला करना है, कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये कौम के बेहतरीन मफाद में है, क्योंकि ये लोग आदी नहीं है इस चीज के, ये लोग वजारतें बेचने के, वजारतों से कमीशन लेने के आदी हैं। साफ सुथरी गवर्नमेंट में जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह नहीं है। हर बंदे को ऑन द टोर परफॉर्म करना है और अपने, आप कहते हैं राइट टाइम है। मतलब असद उमर नालायक आदमी था, ये बताएं। नहीं बिल्कुल ठीक है, जो जो वज़ीर आज़म फैसले कर रहे हैं उससे बेहतर फैसले हो नहीं सकते। अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपनी बारी का इंतजार करे, मैंडेट हमें अवाम ने दिया है और हम वो कर रहे हैं जो अवाम के मुफाद में बेहतर समझते हैं। ये अगर कुछ कर सकते, 35 साल इन दोनों ने इस मुल्क की में हुकूमत की है, आज हमारा ये हाल ना होता। ये इनकी नालायकियां जो हम भुगत रहे हैं, इनमें कोई सलाहियत होती तो अवाम इनको रिजेक्ट ना करते। अवाम ने इनको इस वजह से रिजेक्ट किया है कि ये जो कुछ कर रहे थे उससे जो इस मुल्क की ये हालत हुई है, किसी भी एस्पेक्ट में, दिफा में, खारजा में, मईशत में, हर इदारे को इन्होंने तबाह किया है। अब थोड़ा सा चले अभी यहाँ पर और सब्र का दामन हाथ से साहब ने भी कहा कि कोई दूध की नहरें नहीं बहने वाली आगे 3 महीनों के अंदर। कैसर साहब जी, मैं सिर्फ डेफिनेटली जो हालात है उन्हीं को हमने आगे लेके चलना है। आरिफ साहब प्लीज रुकिएगा जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त भी वक्त है, पूरा जॉइंट सेशन कॉल करें। मुल्क की इकानमी इस वक्त भी आईसीयू में है, हमें FATF का मामला है, हमें पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का प्रॉब्लम है, हमें IMF से अभी भी नेगोशिएट करना है तैयारी के साथ, हम इनको मदद करना चाहते हैं। देखिए ये जरा बहुत हम कर लेंगे, हमारा मुल्क इस वक्त एट स्टेक है। दूसरी तरफ से इंडिया की नजरें अच्छी नहीं है हमारी तरफ, बुरी निगाहों से वो हमें देख रहे हैं। ये वक्त ऐसा है कि हम जॉइंट मिल के, देखिए जो हालात बन गए हैं ना, जो एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं, हमारा ख्याल, हमारी सारी जो मफरूज़ें थी ना, कीमतें गलत साबित हुई, चीजें हुआ $1 यानी मार्च की एक्सपोर्ट पिछले मार्च से 11% कम हो गई, बजाय के कोई एक्सपोर्ट बढ़ती। रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, बेरोजगारी हो रही है। हमने तो 50 लाख नौकरियां दे दी थी, वो नौकरियों को बजाय हम तो नौकरियां लोगों से छीन रहे हैं। उनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आगे रमजान शरीफ है, नए बजट में हमने नए टैक्स लगाने हैं। हमें उस तरह तो जो शेख साहब से मैं विश करता हूँ कि वो अल्लाह करे वो को रिजल्ट दे। ये टीम तो सारी इनकी PTI की तो टीम ही इसमें नहीं है, कोई PTI का कौन है ना, कॉमर्स में कॉमर्स वो तो अभी कैसे साहब उसी पर हम डिस्कशन कर रहे थे ना, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है आमिर साहब जी, देखें बात ये है कि हम लोग ये जो बार बार अपने आप को बड़ा मुंतखब समझते हैं, कितने मुंतखब हैं ये जिन वोटों के साथ खड़े हैं, चंद वोट वो हैं जिन्हें ये डाकू कहते थे, चंद वो हैं जिन्हें कातिल और दहशतगर्द कहते थे, फिर जिसे चपड़ासी नहीं रखना था अब वो इनका मुशीर ख़ास है। देखिए ये बैसाखियों के सहारे मांगे तांगे की हुकूमत कितने तकब्बुर के अंदर है। देखिए पार्लियामेंट, मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप ये जो मुवाजना करते हैं कि 30 साल इनकी हुकूमतें रहीं, अच्छा 42 साल आप भूल जाते हैं क्योंकि वो आपके बड़ों के अदवार थे ना, वो निक्के के अब्बा का जो दौर था उसकी आप बात नहीं करते। उन 42 सालों में मुल्क टूटा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हुई, मुल्क को ये अफगान वॉर के अंदर धकेला गया, दहशतगर्दी का फरीत आया, फिरका वारियत आई, मुल्क बर्बाद हो गया, उसका आप जिक्र नहीं करते, जिसमें उसका आप जिक्र नहीं करते। आज उसी के तसलसल का जिया की सारी बाकियात, मुशर्रफ की बाकियात, याया की बाकियात सारे आपके साथ बैठे हुए हैं और आप उसी की कंटिन्यूटी है। मैं आज भी कहता हूं ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मैं कहता हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इदारों के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है, और मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कहता हूं कि इस वक्त ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है। पार्लियामेंट बैठे, इदारों के दरमियान डायलॉग करे। मुल्क बड़ी बुरी हालत में है और इन नाअहल लोगों से कुछ नहीं होना। ये तो मासी मुसीबत की तरह पार्लियामेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर होता क्या है, जब हुकूमत बात करती है या बजट पेश करने की बात हो और कोई इशू अंडर डिस्कशन हो, सीरियस इशू, तो अपोजिशन शोर शराबा करती है। कभी जो है अच्छा मुझे अगर मौका दे, पार्लियामेंट ने सब कुछ किया। ये इंडिया वाला इशू आया, उधर इंडिया के अंदर मोदी के साथ उसका पार्लियामेंट नहीं था,
उसकी अपोजिशन नहीं थी। इधर हम सिलेक्टेड वजीर आजम होने के बावजूद उसके साथ खड़े हुए, इसका मौकफ स्ट्रांग हुआ और इंटरनेशनली माना गया। पार्लियामेंट को जब जरूरत हो, नेशनल एक्शन प्लान बनाना हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को खत्म करना हो, पार्लियामेंट इकट्ठी होती है, ये बात आप छोड़ दें। लेकिन जब इस तरह के नाहल लोग बैठे हों, मैं फिर कहता हूं कि इदारे होश के नाहुल ने अपने बच्चे जमूरों के साथ, इन बचुंगड़ों के साथ हुकूमत नहीं बनेगी, मुल्क बर्बाद होगा। ये नकारा लोग हैं, कल तक कहते थे कि असद उमर से बड़ा बंदा कोई नहीं है, आज असद उमर को कहते हैं नालायक आदमी निकल जाएंगे, जो बर्बाद करेंगे निकल जाएंगे। तो जिन्होंने 9 महीने नालायकों को, नाहलों को बिठाया, उनकी सजा क्या है? तो ये किस तरह के, मैं तो हैरान होता हूं कि इन लोगों का ना कोई जमीर है, ना कोई मौकफ है। इन्हें थोड़ा सा हया होना चाहिए कि कल तक आप असद उमर के बारे में उसे पता नहीं क्या साबित करते थे, अपना बुकरात बनाया हुआ था। आज आप कह रहे हैं हमने निकाल दिए नाहल लोग। बड़ी नाहल इमरान न्याजी नाहल है, उसे निकाले। थोड़ा सा इनका स्विच ऑफ किया जाए। जी आरिफ साहब को नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो साहब बैठे हैं आमिर साहब, इनको ये पता है कि जरदारी, यार आप जरदारी की बात छोड़ें, आज गवर्नमेंट की जवाब दें। ये जरदारी साहब की हुकूमत नहीं है, इमरान न्याजी की बात करें। बेनजीर भट्टू आप इधर उधर कहाँ जाते हैं? मोहतरमा बेनजीर नहीं, ये कौन सी बात है यार? पहले ये अपने बात करें। ये यार परफॉर्मेंस की बात करें, जाके गले में परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें। इनका जमीर नाम की, इनमें सवाल होगा परफॉर्मेंस बेस्ड, और सवाल यहाँ पर होगा कि आप लोगों ने क्या डिलीवर किया, तो आप कहेंगे करप्शन, एहतसाब, माजी के दौर और माजी की बातें। अब उससे हमें आगे निकलकर सोचना होगा। पाकिस्तान की तब्दीली के लिए वाकई बड़ी तब्दीली लानी होगी। इन छोटी छोटी तब्दीलियों से शायद वो आउटकम नजर आता नहीं दिखाई देता। अपने तमाम हमारे का बहुत शुक्रिया। रमशा कवल को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।